यामाहा। ये नाम सुनते ही आपको क्या ख्याल आता है? म्यूजिक या फिर मोटरसाइकिल्स? एक तरफ जहां परफॉर्मेंस बाइक्स का रोमांच और इंजन की तेज आवाज है, वहीं दूसरी तरफ मेलोडियस ट्यून्स। दो बिल्कुल अलग इंडस्ट्रीज और दोनों में वर्ल्ड लीडर। लेकिन घड़ी रिपेयर करने वाले यामाहा के फाउंडर ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बाइक बनाएंगे। यामाहा कंपनी की शुरुआत तो एक छोटी सी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कंपनी की तरह हुई थी, लेकिन वर्ल्ड वार के दौरान पियानो कौन खरीदता, इसलिए अपने सर्वाइवल के लिए यामाहा ने एयरक्राफ्ट प्रोपेलर भी बनाए। हालांकि इंडिया में यामाहा को RX100, R15 और कुछ बाइक्स के लिए ही जाना जाता है, लेकिन ये तो उनके बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा है। उनका ग्लोबल बिजनेस तो कहीं ज्यादा बड़ा और डाइवर्सिफाइड है। अगर आप यामाहा के लोगों को ध्यान से देखें तो उसमें 3 ट्यूनिंग फॉर्क्स साउंड एंड म्यूजिक से उनके लगाव को दिखाता है। आज की वीडियो में हम जापान के यामाहा कंपनी की पूरी हिस्ट्री, बिजनेस एम्पायर और सक्सेस जर्नी को ही डिटेल में जानने वाले हैं। ये कहानी है टोराकुसु यामाहा की, जो साल 1851 में जापान में एक एस्ट्रोनॉमर के घर पैदा हुए। इसलिए बचपन में ही उन्हें अर्थ और उससे बाहर की दुनिया से जुड़ी तमाम कहानियां सुनने को मिली। वो अपने पिता की लाइब्रेरी में घंटों बिताया करते थे, जिससे वो मशीन्स और टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और जब भी टाइम मिलता वो मार्शल आर्ट्स और केंडो की प्रैक्टिस किया करते थे। साल 1870 का दौर जापान में एक बदलाव लेकर आया, जब वहां के शासक मेइजी ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार को तेज करने के साथ ही वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। बाहर की टेक्नोलॉजी जापान में आने लगी और उसी दौरान टोराकुसु यामाहा नागासाकी गए और वॉच मेकिंग की ट्रेनिंग लेकर घड़ियों की मरम्मत करने लगे। फिर उन्हें ये रियलाइज हुआ कि रिपेयरिंग के इस काम में कुछ खास ग्रोथ नहीं है और उनका ध्यान मार्केट में आने वाले इंपोर्टेड मेडिकल इक्विपमेंट्स पर पड़ा, जिसकी स्टडी के लिए वो ओसाका चले गए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि टोराकुसु ने बचपन से ही जिस काम में दिलचस्पी दिखाई, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, वॉच मेकिंग हो या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स ही क्यों ना हो, उन सब में जरूरत थी कंसंट्रेशन और हाई लेवल एक्यूरेसी की। फिर साल आया 1886, जब टोराकुसु 35 साल की उम्र भी पार कर गए, लेकिन ना तो उनके पास कोई अच्छी नौकरी थी और ना ही अपना कोई बिजनेस शुरू कर पाए। हालांकि उनके टैलेंट की वजह से वॉच रिपेयरिंग या मेडिकल इक्विपमेंट्स की रिपेयरिंग का जो भी छोटा मोटा काम मिलता था, उससे वो घर का खर्च चला लेते थे। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। दरअसल उनके टाउन हमामात्सु के एक प्राइमरी स्कूल ने उन्हें बुलाकर पूछा कि क्या वो स्कूल का खराब पड़ा रीड ऑर्गन सही कर सकते हैं। टोराकुसु को ये काम काफी इंटरेस्टिंग लगा और इसे एक चैलेंज की तरह लेते हुए आखिरकार उन्होंने प्रॉब्लम को ढूंढ लिया। अंदर के 2 स्प्रिंग टूट गए थे, जिसे रिपेयर करते ही रीड ऑर्गन प्रॉपर काम करने लगा। लेकिन इस रिपेयरिंग के दौरान टोराकुसु ने रीड ऑर्गन के पूरे फंक्शन को ही समझ लिया था और बस यही उनके दिमाग में ख्याल आया जापान का अपना रीड ऑर्गन बनाने का। इस ड्रीम को पूरा करने में टोराकुसु के एक दोस्त ने उनकी मदद की और 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एक छोटे से वर्कशॉप में वो जापान की पहली रीड ऑर्गन बनाने में सफल हो गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को भी वो रीड ऑर्गन पसंद नहीं आया, क्योंकि मैकेनिकल इंस्टॉलेशन तो उन्होंने कर लिया था, लेकिन म्यूजिक और ट्यूनिंग के बारे में तो उन्हें कुछ भी पता नहीं था। लेकिन वो हार नहीं माने और फैसला किए कि अपने ऑर्गन को टोक्यो यूनिवर्सिटी के म्यूजिक डिपार्टमेंट में लेकर जाएंगे। हालांकि ये फैसला इतना आसान नहीं था, क्योंकि वर्कशॉप से टोक्यो की दूरी 250 किलोमीटर से भी ज्यादा थी और रास्ते में एक माउंटेन होने की वजह से उसे ले जाने का कोई साधन भी मौजूद नहीं था। लेकिन उनमें जुनून इतना था कि वो दोनों दोस्त अपने कंधों पर रीड ऑर्गन को हैंग करके टोक्यो के लिए रवाना हो गए। उनके पैशन को देखकर यूनिवर्सिटी का म्यूजिक डिपार्टमेंट मदद करने से मना नहीं कर सका और उनके इंस्ट्रूमेंट की जांच करने के बाद बताया कि इसमें तो काफी कमी है, और साथ ही उन्हें म्यूजिक के कुछ लेक्चर्स को अटेंड करने की इजाजत भी दे दी, ताकि वो म्यूजिक के फंडामेंटल थियरीज को समझ सके। कुछ दिन वो टोक्यो में ही रुके और ट्यूनिंग के कॉन्सेप्ट को समझने में दिन रात एक कर दिए। लेकिन दोस्तों, वो मुश्किल दौर टोराकुसु अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाए, जब हर पल ट्यूनिंग फॉर्क उनके हाथ में होता था। इसलिए आज भी यामाहा के लोगों में 3 ट्यूनिंग फॉर्क्स मौजूद हैं। खैर, वो म्यूजिक की ट्रेनिंग लेकर अपने टाउन हमामात्सु वापस आए और अपना दूसरा रीड ऑर्गन तैयार किए, जो पूरी तरह से परफेक्ट और इम्पोर्टेड ऑर्गन की तरह ही था। चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी और जल्द ही उन्हें 7 ऑर्गन्स का ऑर्डर मिला, जिसमें से एक ऑर्डर शिजुओका के गवर्नर का भी था। फिर क्या था, एक पुराने बंद पड़े टेम्पल में इन ऑर्गन्स को तैयार किया गया और साल 1887 में कुछ कारपेंटर्स और कैबिनेट मेकर्स के साथ टोराकुसु ने निप्पॉन गाकी कंपनी लिमिटेड की शुरुआत की और यही कंपनी आज यामाहा कारपोरेशन के नाम से जानी जाती है। लेकिन दोस्तों, यामाहा मोटर कंपनी जो बाइक्स बनाती है वो इस कंपनी से अलग है और उसके शुरुआत के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, जिसे हम आगे जानेंगे।
निप्पॉन गाकी कंपनी ऑर्गन्स के अलावा पियानोज, हारमोनिकाज और जाइलोफोन्स भी बनाने लगी। और फिर साल 1916 में महज 65 इयर्स की एज में टोराकुसु यामाहा की डेथ हो गई, जिसके बाद कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट चियोमारू अमानो को कंपनी की कमान सौंप दी गई और धीरे धीरे निप्पॉन गाकी जापान की सबसे बड़ी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की कंपनी बन गई। लेकिन दोस्तों ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चल सका। वर्ल्ड वॉर 2 की आहट के साथ ही पियानो और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की सेल्स में तेज गिरावट आने लगी और रही सही कसर तब पूरी हो गई जब वॉर की चपेट में आकर उनके कुछ असेंबली लाइंस तबाह हो गए। कंपनी के मैनेजमेंट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। लेकिन उसी दौरान जापानीज गवर्नमेंट से मिले एक कॉन्ट्रैक्ट ने उन्हें बर्बाद होने से बचा लिया। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट था वॉर एयरक्राफ्ट के लिए प्रोपेलर बनाने का, एक ऐसा काम जिसके बारे में उन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। निप्पॉन गाकी कंपनी ने अपने सर्वाइवल के लिए वॉर में इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट प्रोपेलर्स, फ्यूल टैंक्स और विंग्स पार्ट्स बनाना शुरू कर दिया। लेकिन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद हो गया। अब 1945 में वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन निप्पॉन के लिए संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ। अगले कई सालों तक कंपनी के पास कोई काम नहीं था और कंपनी के चेयरमैन जेनिची कवाकामी हर पल इस कोशिश में लगे रहते थे कि उनके पास जो कुछ भी रिसोर्सेज बचे हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। फिर कई ऑप्शंस पर विचार करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि लोगों को एक सस्ते ट्रांसपोर्ट व्हीकल की जरूरत है। फिर क्या था, उन्होंने अपनी टीम को एक मोटरसाइकिल के प्रोटोटाइप पर काम शुरू करने का ऑर्डर दे दिया। दरअसल जेनिची कवाकामी टोराकुसु यामाहा के ग्रैंडसन थे और उनके ही लीडरशिप का कमाल है जो यामाहा आज दुनिया की टॉप कंपनीज में शुमार है। एक तरफ जहां कंपनी अपने 2 व्हीलर के प्रोटोटाइप पर काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ निप्पॉन गाकी कंपनी के रिवाइवल के लिए अमेरिका से कुछ फंड मिल गया, जिससे कंपनी ने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बिजनेस को फिर से शुरू कर दिया। और साथ ही जापानीज गवर्नमेंट के एक डिसीजन ने उनके इस बिजनेस को पंख लगा दिया। हुआ यूं कि वर्ल्ड वॉर की त्रासदी झेलने के बाद जापान के लोग काफी परेशान थे, इसलिए गवर्नमेंट ने स्कूल्स में म्यूजिक की क्लासेस को कंपलसरी कर दिया और साथ ही म्यूजिक इवेंट्स को भी प्रमोट करने लगे। इसका असर ये हुआ कि निप्पॉन गाकी की सेल्स कई गुना बढ़ गई। साल 1955 में निप्पॉन से अलग यामाहा मोटर कंपनी के नाम से एक ऑटोमोबाइल डिवीजन की शुरुआत की गई ताकि उनके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बिजनेस पर इसका कोई असर ना हो। और फिर जर्मन कंपनी DKW की बाइक से इंस्पायर्ड एक मॉडल YA1 को मार्केट में उतारा गया। YA1 एक 125 सीसी की बाइक थी जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। अगले ही साल 1956 में यामाहा ने एक 175 सीसी की बाइक YC1 और 1957 में 250 सीसी की YD1 को लॉन्च कर दिया। और फिर साल आया 1960 जब यामाहा ने अपने बाइक्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक यामाहा कभी रुका नहीं और वो आज 180 देशों में अपनी बाइक्स को सेल करते हैं। रेसिंग की दुनिया में भी यामाहा का खूब नाम है और वैलेंटिनो रोसी और जॉर्ज लॉरेंजो जैसे वर्ल्ड चैंपियन राइडर्स यामाहा के साथ एसोसिएटेड रहे हैं। लेकिन पहली बार रेसिंग ट्रैक पर अपने बाइक्स को उतारना यामाहा की स्ट्रेटजी का एक पार्ट था, क्योंकि वो अपने रिफाइंड इंजन वाले परफॉर्मेंस बाइक्स को दुनिया की नजर में लाना चाहते थे। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ यामाहा की जर्नी काफी मुश्किल रही है। सबसे पहले तो जब यामाहा ने इंडियन 2 व्हीलर मार्केट में एंटर करने की कोशिश की तो उन्हें साल 1984 में एस्कॉर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन में आने की इजाजत मिली, क्योंकि इंडियन मार्केट विदेशी कंपनीज के लिए ओपन ही नहीं था। और फिर यामाहा ने जब अपनी सबसे पहली बाइक RD 350 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया तो लोगों ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि 350 सीसी की इस बाइक को इंडिया का पहला सुपर बाइक भी कहा जाता है, लेकिन बेहद मजबूत और कैपेबल होने के बावजूद भी ये बाइक इंडियन मार्केट में फेल हो गई। और इस फेलियर ने यामाहा को नए सिरे से सोचने और एक नई स्ट्रेटजी बनाने पर मजबूर कर दिया। यामाहा ने देखा कि सुजुकी AX100 उस समय इंडियन मार्केट में काफी सफल रही थी, जो कि एक 100 सीसी की लाइट वेट बाइक थी। ऐसे में यामाहा ने भी इंडियन मार्केट की डिमांड को समझकर अपना फोकस हैवी बाइक्स की जगह हल्के वजन वाली बाइक्स पर लगाया और साल 1985 में एक लाइट वेट और शानदार लुक्स वाली बाइक RX100 को लॉन्च कर दिया। RX100 एक 100 सीसी 2 स्ट्रोक बाइक थी जिसका परफॉर्मेंस लाजवाब था। यह बाइक उस वक्त यंगस्टर्स में काफी पॉपुलर हो गई और इसी बाइक ने यामाहा को इंडिया में एक नई पहचान दिलाई। इसके बाद यामाहा ने क्रक्स, लिबेरो और एंटाइसर जैसी बहुत सी बाइक्स इंडिया में लॉन्च की, लेकिन ये बाइक्स RX100 की पॉपुलैरिटी और सक्सेस को रिपीट नहीं कर पाए। और लिबरलाइजेशन के बाद यामाहा के लिए इंडियन मार्केट और भी चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि लोगों के पास CBG, करिश्मा और पल्सर जैसे बेहतरीन बाइक्स के ऑप्शंस भी मौजूद थे। यामाहा के सेल्स में गिरावट आती गई और उसे एक गहरी चोट तब लगी जब 1996 में उसके सबसे पॉपुलर बाइक RX100 के प्रोडक्शन पर भी रोक लगानी पड़ी, क्योंकि 2 स्ट्रोक वाली RX100 गवर्नमेंट के एमिशन नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पा रही थी।
फिर सालों बाद 2008 में यामाहा ने अपनी 2 नई बाइक्स इंडिया में लॉन्च की, जिसने यूथ के बीच फिर अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। और ये बाइक्स थी R15 और FZ16, जो 150 सेगमेंट्स की बाइक थी। और अभी तो इसके कई जनरेशंस इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। दोस्तों, यामाहा मोटर ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तमाम ऐसे इन्वेंशन किए हैं जिसने मोटरसाइकिल डिजाइन और टेक्नोलॉजी को एक नया डायरेक्शन दिया है। आपको पता है, आजकल बाइक्स में जो सिंगल रियर सस्पेंशन, जिसे मोनोशॉक भी कहते हैं, इसे यामाहा ने ही साल 1975 में अपनी एक पॉपुलर बाइक YZ250 में इंट्रोड्यूस किया था। जेनेसिस इंजन, यामाहा चिप कंट्रोल थ्रॉटल, क्रॉस प्लेन क्रैंकशाफ्ट और लीन एंगल सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी यामाहा की ही देन है। अब दोस्तों, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यामाहा एक लीडिंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कंपनी के साथ ही 2 व्हीलर इंडस्ट्री में भी वर्ल्ड लीडर है। लेकिन इसके अलावा भी तमाम ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। वैसे यामाहा का पावर प्रोडक्ट्स जैसे जनरेटर्स और पंप्स तो आपने देखा ही होगा। इसके अलावा यामाहा बोट्स, मरीन इंजन, कम्यूटर व्हीकल्स जैसे स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स, गोल्फ कार्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स और इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स वगैरह भी बनाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यामाहा कंपनी के बारे में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।